नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं देश का मूड मीटर। मैं जानता हूं कि आप रंजीत जी को यहां तलाश रहे हैं। वो ग्राउंड में आप ही लोगों का मूड इस समय वो मीटर क्या कह रहा है ये भांपने गए हैं और बहुत जल्द आपके साथ होंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश को सुलगाने की पूरी साजिश रची गई। सौहार्द के दुश्मनों ने रतलाम के जावरा में एक धार्मिक स्थल के सामने गोवंश के टुकड़े फेंके, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपियों को दबोच लिया। जब आरोपी नौशाद और शाहरुख की हिस्ट्री खंगाली गई तो दोनों के दोनों एक नंबर के अपराधी निकले। मोहन यादव की सरकार ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया, जिसकी वजह से अब रतलाम शांति की राह पर है। लेकिन हैदराबादी असदुद्दीन ओवैसी को यह अमन चैन कैसे बर्दाश्त होता। वो आ गए छाती पीटते हुए और इल्जाम लगा दिया कि एमपी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। लेकिन जब एक एक सबूत चीख चीख कर यह कह रहा है कि आरोपियों ने पूरी साजिश के साथ यह गुनाह किया, तब ओवैसी किस एजेंडे के तहत अपराधियों को बजाय उनको कटघरे में खड़ा करने के सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ओवैसी दावा कर रहे हैं कि बस इल्जाम की बुनियाद पर ही मुसलमान आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। आपको दिखाएंगे ओवैसी की इस बीफ पॉलिटिक्स का एक एक रंग। लेकिन उससे पहले आज के वो सवाल आपको दिखा देता हूं जिनका आपको जवाब देना है, ताकि स्पष्ट हो जाए कि इस मसले पर देश का मूड मीटर क्या कहता है। आपको यह क्यूआर कोड स्कैन करना है, अपना जवाब देना है। सवाल नंबर 1 ये होगा, बुलडोजर एक्शन के बहाने मुस्लिमों को भड़का रहे हैं क्या असदुद्दीन ओवैसी? और इसके ऑप्शन ये होंगे: ए, हां ओवैसी भड़का रहे हैं; बी, ओवैसी अपनी पुरानी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिसके लिए लोग उनको जानते हैं ऑलरेडी; या सी, नाइंसाफी के खिलाफ ये अपनी बात वो कह रहे हैं, नाइंसाफी के खिलाफ बोल रहे हैं ओवैसी। क्यूआर कोड स्कैन करके देश का मूड मीटर हम भांपेंगे कि आज असल में इस मुद्दे पर आप क्या सोच रखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या होगा, क्या ओवैसी की राजनीति कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने वाली है? और इसके लिए ऑप्शन होंगे: ए, हां कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं; बी, सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं; सी, नहीं ओवैसी सच्चाई सामने लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो भी जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, राहुल अखिलेश पर क्यों निशाना साधते हैं असदुद्दीन ओवैसी? क्यों इन लोगों को निशाने पर लेते हैं अक्सर असद? ए, दोनों को एहसान फरामोश बताने के लिए कि मुसलमान ने वोट दिया लेकिन आप उनके लिए कुछ करते नहीं हैं; बी, मुस्लिमों को अपनी तरफ खींचने के लिए कि इसी तरीके से असल में मुस्लिम पॉलिटिक्स में मुसलमान वोटर्स को अपनी तरफ किया जा सकता है; या फिर सी, बीजेपी की टीम बी है AIMIM, इसीलिए यह काम करती है क्योंकि जो ऑपोजिशन में खड़ी हुई पार्टियां हैं उनके वोट काटना इनका काम बन गया है। तो आप क्या सोचते हैं यह बताइएगा, क्यूआर कोड स्कैन कीजिएगा, हम तक अपने जवाब पहुंचाइएगा। लेकिन उससे पहले रतलाम के मामले में मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का आरोप लगा रहे ओवैसी यह देखने और मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कुछ साजिशकर्ताओं की वजह से हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंची। ओवैसी को सिर्फ आरोपियों से हमदर्दी, जबकि इस मामले में रतलाम के शहर काजी ने खुद ही आरोपियों की निंदा की। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़े एक्शन के साथ शहर में शांति बनाए रखने की अपील की थी, लेकिन ओवैसी आ गए भड़काने। पुलिस ने बाकायदा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ा। फिर ओवैसी किन सबूतों के आधार पर आरोपियों को बेगुनाह बता सकते हैं? कैसे ओवैसी ये दावा कर सकते हैं कि एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? खुद रतलाम के ASP राकेश खाका का बयान सुन लीजिए। जिला प्रशासन द्वारा जो है NSA के तहत कार्रवाई की है चारों आरोपियों के विरुद्ध, और इनको जो है इसके अतिरिक्त बाकी जो प्रकरण है उनमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें बेसिकली जो मेन जो व्यक्ति था, इसमें जो नौशाद था, जो इसका पूर्व में भी ये रिकॉर्डेड व्यक्ति है, इसके द्वारा शाहरुख के साथ में मिलकर ये कृत्य को अंजाम दिया था। उसके उपरांत इन्होंने जो बाकी जो वेस्ट सामग्री थी उसको जो है कहीं ना कहीं से ठिकाने लगाने हेतु इसने सलमान को और शाकिर को, इनको दोनों को जो है पैसे दिए थे। और मत भूलिए कि ओवैसी ही वो शख्सियत हैं जो हैदराबाद की गलियों में घूमकर काटते रहो बोल रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या काटते रहो बोलने वाले ओवैसी की सियासत बांटते रहो की मुहिम के साथ आगे बढ़ रही है? क्या ओवैसी वोटों के लिए इस देश में गो तस्करी को बढ़ावा देने वालों के साथ खड़े हो जाएंगे? रतलाम के साथ साथ लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ पोस्ट किया। योगी सरकार पर जानबूझकर मुसलमानों का घर तोड़ने का इल्जाम मढ़ा। लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत में नुमाइंदे असदुद्दीन ओवैसी को इतनी जानकारी तो होनी चाहिए थी कि लखनऊ में जो कुछ हो रहा है वो सब कोर्ट के ऑर्डर के बाद हो रहा है। लेकिन कानून बनाने वाले कानून का पालन करवाने वालों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। गजब हाल।
ओवैसी को उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहिए जिन्होंने कुकरेल नदी के किनारे हजारों घरों को पनपने और बसने दिया। अब जब लखनऊ विकास प्राधिकरण इस अवैध कॉलोनी में 1230 घरों को जमींदोज करने की मुहिम में जुटा है, तब ओवैसी बुलडोजर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ओवैसी बड़ी चालाकी के साथ ये नहीं दिखा बता रहे कि अकबर नगर के 1800 लोगों को पहले प्रधानमंत्री आवास दे दिया गया और फिर यहां से एनक्रोचमेंट हटाया गया। साफ है कि ओवैसी ना आरोप देखते हैं ना अपराध, वो देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आरोपी का धर्म। अगर आरोपी मुसलमान तो किसी भी हद तक जाएंगे भाईजान। अकबर नगर में जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है, कम से कम धर्म के आधार पर तो उसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा। अगर हो रहा होता तो ये मंदिर उसके दायरे में नहीं होता। सड़क किनारे मंदिर बना हुआ है, बालाजी कृपा मंदिर है, शिव जी की प्रतिमा लगी हुई है, पीछे भगवान बालाजी और प्रभु श्री राम का राम दरबार भी है, लेकिन दायरे में ये भी है। तो बिना किसी भेदभाव के, बिना ये सोचे कि ये घर हिंदू का है मुस्लिम का है, अगर अवैध रूप से कोई बसा है तो एक्शन उस पर लिया जा रहा है। सवाल बहुत लोग उठा रहे हैं, ट्वीट करके अपनी नाराजगी जता रहे हैं, उसमें AIMIM के प्रमुख ओवैसी भी रहे। लेकिन राज्य सरकार के लिए पैमाना ये नहीं है। राज्य सरकार के लिए पैमाना सिर्फ एक है, लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देने वाले लोग कानून के शिकंजे में कसे जाएंगे। अवैध रूप से जमीन को हथियाने वाले लोग पर सरकार का एक्शन होगा, और वही यहां पर हो रहा है। कुकरेल नदी को नाला में तब्दील करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, लेकिन एक्शन किया जा रहा है, जरूरत, सुविधा और सहूलियत को ध्यान में रखा जा रहा है। लोगों को पहले शिफ्ट किया गया, उसके बाद एक्शन लिया। अब देखिए 1/3 पोर्शन पर बुलडोजर चल चुका है। सड़क के इस हिस्से में पहले कार्रवाई हुई और उसे जमीन को समतल कर लिया गया, और अब ये दूसरे जो सड़क के दूसरे छोर पर हिस्सा है वहां पर एक्शन किया जा रहा है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 15 दिन में, 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिन और लगेंगे और लगभग 15 दिन में ये पूरे इलाके को समतल कर लिया जाएगा। अब जरा ओवैसी के सोशल मीडिया पर पोस्ट के आखिरी हिस्से को भी आपको देखना चाहिए। बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाने के बाद ओवैसी पूछ रहे हैं कि जिन्हें झोली भर भर के मुसलमानों का वोट मिलता है वो क्यों चुप हैं। साफ है कि ओवैसी का इशारा इंडी गठबंधन के नेताओं की तरफ है, राहुल, अखिलेश, तेजस्वी की तरफ। मुस्लिम वोटों को लेकर ओवैसी की इस टीज को जरा आप आंकड़ों में भी समझ लीजिए। इस बार AIMIM के टिकट पर चुनाव जीतने वालों की संख्या है 1। खुद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ वही जीत कर संसद पहुंचे हैं, वो भी अपनी सेफ सीट हैदराबाद से। बाकी सारी सीटें वो हार गए। महाराष्ट्र में AIMIM के 5 उम्मीदवारों में से 4 की जमानत ही जब्त हो गई, और पिछली बार औरंगाबाद से जीतने वाले इम्तियाज जलील को 1,34,650 वोटों से हार झेलनी पड़ी। बिहार की किशनगंज सीट पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान तीसरे नंबर पर चले गए। मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले ओवैसी को इंडी अलायंस ने जबरदस्त झटका दिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ममता की तृणमूल कांग्रेस को झोली भर भर के मुस्लिम वोट मिले। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 4 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, तो पश्चिम बंगाल में 6 मुस्लिम कैंडिडेट्स ने जीत दर्ज की, जिसमें से 5 तृणमूल कांग्रेस के। अब क्योंकि दूसरी पार्टियों को मुसलमानों के वोट मिल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी को लग रहा है कि ये वोट उनकी तरफ आना चाहिए, लिहाजा खुद को ज्यादा बड़ा हिमायती बताते हुए वो पोर्ट्रे करने में लगे होते हैं, बगैर ये देखे कि उसने, जिसको वो धर्म के आधार पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसने वाकई कुछ गलत किया है या नहीं किया है। अब आपको यूपी की तस्वीर अलग से दिखाते हैं, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि क्यों अखिलेश और राहुल से ओवैसी खार खाए हुए हैं, और एक तरीके से यह साबित करना चाहते हैं कि उन्हें झोली भरकर मुस्लिम वोट मिला है, फिर भी ये लोग मुस्लिमों की आवाज नहीं उठा रहे हैं। अब अगर स्ट्रैटेजिक वोटिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ओवैसी खुद को उस विकल्प के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जो स्ट्रैटेजिक वोटिंग में आने वाले दिनों में दूसरी पार्टियों को हराने का मादा रखता हो। बहरहाल यही वजह है कि ओवैसी डबल बैरल गन से गोलीबारी कर रहे हैं, यानी एक ही बार में वो सरकार को भी घेर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडी वालों को भी कोस रहे हैं। मुसलमानों को ये चेताने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडी वाले तुम्हारे काम ना आएंगे। आरोपों की बंदूक दागने के लिए ओवैसी ने बिसाहड़ा के अखलाक हत्याकांड को आधार बनाया है। ओवैसी भी नहीं भूले होंगे कि 28 सितंबर 2015 को जब अखलाक की हत्या की गई थी, तब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। और ओवैसी को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बिसाहड़ा कांड के बाद कानून ने अपना काम किया था और मामले में आरोपियों को सजा भी मिली थी।
तो सवाल ये उठता है कि क्या 10 साल पुराने मामले को सामने लाकर ओवैसी बीफ पॉलिटिक्स को सुर्खियों में लाने की फिराक में है, या फिर बिसाहड़ा कांड के बाद एक्टिव हुए अवार्ड वापसी गैंग को फिर से वो जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि साजिश रच रहे हैं। अगर ओवैसी मॉब लिंचिंग के नाम पर सियासी रोटियां सेकना चाह रहे हैं तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि मोदी सरकार ने ही नए कानून के तहत मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया है। ओवैसी की पॉलिटिक्स, जिसे विरोधी हेट पॉलिटिक्स भी कहते हैं, अगर सिर्फ कट्टर एजेंडे के साथ आगे बढ़ेगी तो ओवैसी आगे चलकर क्या हासिल कर पाएंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस चुनाव से पहले भी ओवैसी की जहरीली जुबान तो खूब चली थी, लेकिन वोट के लिहाज से झोली खाली रह गई। ओवैसी संविधान का हवाला देते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स केवल मुसलमानों की करते हैं। क्या यह मजहब के आधार पर देश के लोगों से भेदभाव नहीं है? मुसलमान पर सरकारी एक्शन को अत्याचार बताते हैं, लेकिन गलत किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कभी नहीं कहते। ओवैसी को बुलडोजर एक्शन दिखता है, लेकिन हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई, ये कदापि नहीं दिखता। ओवैसी को कन्हैया और उमेश पर दुख कभी जताते आपने नहीं देखा होगा। सूट ना हो तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी नाइत्तेफाकी करते हैं। बाबरी थी, बाबरी है और बाबरी रहेगी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इज नॉट इनफॉलिबल, ये भी कहते हैं। संविधान संविधान चिल्लाएंगे और कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाएंगे। आज इस जानकारी, इस पृष्ठभूमि, इस पर्सपेक्टिव के साथ हम चलते हैं इस डिबेट पर। आपके रुझान आए, आप लोग क्या सोचते हैं उन 3 सवालों पर जो हमने आपके सामने रखे, वो हम आपको बताएंगे। आप QR कोड स्कैन करने में देर मत कीजिएगा। इसी से हम पता कर पाएंगे कि देश का मूड मीटर इस सब्जेक्ट पर, ये बहुत खास सब्जेक्ट है, क्या रुझान दिखाई देता है देश का। लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों को रुख करते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं SN सिंह, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है। सूर्या मैथिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के। हाजी नाजिम खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। लेकिन रंगरेज साहब, पहले तो आपको मैं आज त्योहार की बधाई देते हुए ये समझना चाहता हूं कि जहां ये कहा जाता है कि हमको सेकुलर अप्रोच रखनी चाहिए, वहां सिर्फ मुसलमानों के संदर्भ में आवाज क्यों उठाई जाती है, ये देखे बगैर कि मामला सही है या गलत? देखिए दिनेश जी, एक तो मैं आपको जो है ईद उल अजहा की आज मुबारकबाद देना चाहूंगा, आपकी पूरी टीम को और पूरे देशवासियों को। दूसरी बात ये जो आपने ये बात कही, सिलेक्टिव हो गए जो हम कह रहे हैं, जो हमारे बीजेपी का नेता है, आपने उनके नाम से कभी मुसलमान का शब्द दिया कि हम मुसलमानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे? मगर जब मुसलमानों का नाम तब लिया जाता है जब वोट लेना होता है हिंदू भाइयों से, उन्हें डराकर कि भाई वो ज्यादा हो जाएंगे, आपके सारे सोर्सेज पर कब्जा कर लेंगे, आपके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। तो ओवैसी साहब जहां से जीत कर आते हैं और 4 लाख वोटों से जीत के आए, तो ये वहां पर जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग वोट देते हैं, तभी तो वो जीत के आ रहे हैं। और दूसरी बात रही मुसलमानों की वोट, वो मुसलमानों के मुद्दे नहीं, पूरे देश के मुद्दों को आगे लाते हैं, सामने लाते हैं, लोगों को आईना दिखाते हैं असद साहब। और वो बैरिस्टर साहब जो है वो ये काम को बाखूबी जो है अपनी भूमिका जो है निभाते हैं। और जो विपक्षी पार्टियों में जो मुस्लिम रहनुमा हैं, जिन्हें लोग चुनकर भेजते हैं कि वो अपनी आवाज उठाएंगे लोकसभा से लेकर और जनता तक। आपने एक ओपनिंग रिमार्क दे दिया, नटशेल में अपनी बात समझा दी। मैं दूसरे राउंड में आपके पास आऊंगा, लेकिन रंगरेज साहब एक बात है, आप अपने नाम के ही मुताबिक, रंगरेज मतलब जो रंग दे, आप रंग देते हैं चीजों को, ये रंग मत दीजिए। मेरा कहना यह है कि जो गलत है वो गलत है, वो हिंदू है या मुसलमान है, वो सिख है, वो कोई भी है, जो गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है। मुसलमानों की तरफदारी इस लिहाज से करना कि वो गलत है या सही है, मुसलमान है इसलिए हम उसके लिए आवाज उठाएंगे, अगर ये था तो कन्हैया के संदर्भ में, उमेश पाल के संदर्भ में भी आवाज उठनी चाहिए थी ना। मैं जरा SN सिंह के साथ ये आपसे समझना चाहता हूं, आप क्या नहीं आ रहा हूं रंगरेज साहब, देखिए अब एक बार मेरे को सबके पास जाने दीजिए ना। SN सिंह साहब, मैं एक बात समझना चाहता हूं, क्या आप ये सब इसलिए करते हैं ताकि आप एक खौफ पैदा कर सकें हिंदू कम्युनिटी में मुसलमानों के खिलाफ और अपने वोट को कंसोलिडेट कर सकें? ये आरोप लग रहा है आप पर। देखिए दिनेश जी, आज जिस विषय पे चर्चा हो रही है उससे इतर हम अपने किसी भी पैनलिस्ट को नहीं जाने देंगे। हम कोशिश करेंगे कि चर्चा उसी पर हो। देखिए, जो विवादित बयानों के बैरिस्टर है ना ओवैसी साहब, उनको ये समझना पड़ेगा कि धर्म गुनाह नहीं करता और कानून धर्म नहीं देखता। इसमें गुनाह और कानून दो ही होते हैं। जो गुनाह करता है कानून उस पर कार्रवाई करती है। अगर आप जो है कहीं गाय काटेंगे, कहीं अतिक्रमण करेंगे, किसी का गला काटेंगे, निहत्थों पर गोली चलाएंगे, तो कानून अपना कार्य करेगा।
लेकिन आपने सही सवाल पूछा। आप सवाल पूछे, उसका वो जवाब नहीं दिए कि क्यों आप धर्म देखते हैं। 26/11 की कोई घटना करता है तो उसमें भी आप कहते हैं नहीं वो गुनाहगार नहीं, वो तो धर्म के आधारित कार्रवाई हो रही है। वो कस्ताब पे भी, अफजल पे भी और बहुत सारे जगहों पे आप धर्म देखते हैं। देखिए दिनेश जी, धर्म कभी गुनाह नहीं करता, लेकिन वैसी साहब गुनाह करते हैं, बेशक वो बैरिस्टर बने रहते हैं। अगर कोई गुनाह करता है तो उस पे कार्रवाई बड़े होती है। मार्के की बात आप कर रहे हैं, ये 5 लोग पॉइंट की बात है। कहना ये चाहिए, अगर आपको किसी चीज से, मान लीजिए आपको एक पॉइंट रखना भी है, तो आप बगैर ये कहे कि मुसलमान, आप सीधे सीधे कहिए अगर आपको लगता है कि संविधान के हिसाब से देश के नागरिक को कोई हक मिला है और उसका हक मारा जा रहा है और आप उसको आप कहना चाहते हैं, तो कहिए। हाजी नाजिम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास आता हूं एहसन सिंह साहब। शुरुआत में नहीं, आपको 20 सेकंड 25 सेकंड सब दूंगा मैं, एक बार एक रिमार्क में सबसे लेके आ जाऊं मैं। जरा हाजी नाजिम खान साहब से भी ये जानना चाहता हूं, आज देखिए त्योहार वाला दिन है। हाजी नाजिम खान साहब, बड़े 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 ईमानदारी से बताइएगा, हिंदू मुसलमान कहकर गलत को प्रोटेक्ट करना, मैं तो ये कहता हूं कि वो उसका ये भी नहीं कहा जाना चाहिए कि वो हिंदू है, वो ये भी नहीं कहा जाना चाहिए मुसलमान है, देश का नागरिक है, गलत कर रहा है तो गलत कहा जाना चाहिए, सही कह रहा है तो सही कर रहा है तो सही कहा जाना चाहिए। हाँ देखिए दिनेश भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ईद उल अजहा की तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं। और देखिए जिस तरीके से भी आपने सवाल कहा, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं होनी चाहिए देश के अंदर, क्योंकि ये तो गंगा जमनी तहजीब वाला देश है। लेकिन जहां पर एक कम्युनिटी को अगर टारगेट किया जाता है, उसको ये कहकर कि भारत के संसाधनों पे सबसे पहला मुसलमानों का है, तो बड़ा चिंता का विषय बन जाता है दिनेश भाई। फिर वहीं पर कहीं ये बात अगर सुनने के लिए आती है कि हिंदू भाइयों तुम्हारी जमीन ज्यादा बच्चे वालों को दे दी जाती है, तो ये बड़ा दुख का विषय होता है। तो हमें लगता है कि जहां देश के अंदर सबके साथ, सबके विकास, सबके साथ की बात होती है, तो वहीं पर एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए इस तरीके का बयान दिया जाता है, जबकि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये देश सभी का है, हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। क्या मुसलमानों ये कहना कि जिन्होंने झोली भर भर के वोट दिए हैं जिन पार्टियों को, वो पार्टियां कहां हैं, इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? हाँ देखिए दिनेश भाई, बिल्कुल देखिए बात यह है कि जब मुसलमानों ने जिन पार्टियों को वोट दिया, जब उन्हीं मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, तो वो पार्टी के जो हुक्मरान है उनको आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए इन मुसलमानों ने हमें वोट दिया, इनके ऊपर जाति और ये। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ वोट चाहिए, मुसलमानों के हक में कोई बात नहीं करेगा। तो एक बात बताइए कि वहां जितने मुसलमान रह रहे हैं, क्या सबके घर में बुलडोजर चल गया है, या किसी ने कुछ गलत किया है और फिर उसका रिकॉर्ड खंगाला गया है, उसका रिकॉर्ड भी ये पाया गया कि इसने घर भी गलत तरीके से बनाया हुआ है, तो वो तोड़ा जा रहा है? क्या जितने मुसलमान हैं, आप भी कहीं रह रहे होंगे, आपके घर पर बुलडोजर चल जा रहा है क्या? ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ये कैसे सही है? जरा ये मैं ये सूर्या मैथिल जी से भी समझना चाहता हूं कि किसी एक व्यक्ति पर जिसने गलत किया है उस पर कार्रवाई, वो पूरे कम्युनिटी के संदर्भ में स्टेटमेंट कैसे हो जाता है? धन्यवाद दिनेश जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। और दिनेश जी, अभी आपने दोनों ही AIMIM और पीस पार्टी के प्रवक्ताओं की बात सुनी और दोनों ही जस्टिफाई कर रहे हैं अपराध को, कि अपराधी यदि मुसलमान है तो उसको एक स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, जैसे कि पिछले स्वतंत्रता के बाद से लगातार इन लोगों को आदत पड़ी हुई है, स्पेशल प्रिविलेज जो है सिटीजन के रूप में, अपराध में इनको प्रिविलेज मिलनी चाहिए और कानून में इनको प्रिविलेज मिलनी चाहिए। संविधान की ये बात करते हैं लेकिन ये संविधान को मानते नहीं है। दिनेश जी, आज ये तय करना बहुत जरूरी है कि ये देश जो है वो संविधान से चलेगा, ये इन लोगों की नौटंकी से चलेगा। आप देखिए कि जब ये हत्याएं करते हैं, जब ये हिंदू भाइयों की भावना को आहत करते हैं और यदि फिर पलटकर इनके ऊपर कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलता है, तो ये चिल्लाते हैं संविधान संविधान। ये कहते हैं कि भैया हमारे को टारगेट किया जा रहा है। मुझको एक बात बताएं, अरे शांति से, आपके बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला ना, सुनिए। अब मुझे ये बताइए कि यदि आप हिंदुओं की पूज्य गौ मैया को आप काट के हमारे धर्मस्थलों पर फेंकेंगे, तो क्या पुलिस आपकी आरती उतारेगी, टीका करेगी, ये लड्डू खिलाएगी? पुलिस बुलडोजर ही तो चलाएगी, और बुलडोजर भी चलाया है तो उस अवैध निर्माण पे चलाया है जो आप लोगों ने अपनी गुंडाई से इकट्ठा किया है। आप कसाब को अपराधी नहीं मानते हैं, आप बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान मानते हैं। आप हाजी नाजिम खान, आपको सुनना चाहिए। हाजी नाजिम खान, आपको सूट नहीं कर रहा हो बेशक जो वो कह रहे हैं, लेकिन आपको सुनना चाहिए, क्योंकि जब आप कह रहे थे तो वो सुन रहे थे। इस तरीके से आप बुलडोज करने की कोशिश मत कीजिए। कोई बोल रहा है उसको सुनिए तो सही। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं सूर्या मैथिल,
कि अचानक किसी का कोई, मैं मानता हूं कि अपराध हुआ है, ये आरोप उन पे आया, अब ये कोर्ट में चलेगा मामला, ये सामने आएगा, लेकिन अचानक वहां पहुंचना और बुलडोजर से उसका घर गिरा देना, अचानक उसका घर कैसे पता चलता है कि गलत तरीके से बना हुआ है, जिसने अभी अभी कुछ किया है, जिसके संदर्भ में अभी कुछ सामने आया है? मैं बताता हूं। देखिए दिनेश जी, जो अपराधी है, जो पकड़े गए हैं, दो जो मुसलमानों ने गौ मैया को काट कर और हमारे धर्मस्थलों पे फेंक दिया और उसके बाद कार्रवाई। मैथिल जी, एक सेकंड बता रहा हूं, मैं मानता पूरी बात बता रहा हूं। सूर्या मैथिल जी, सीसीटीवी में पकड़े गए। मैं कुछ और पूछ रहा हूं। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, पूछ रहा हूं सर, मैं कुछ और पूछ रहा हूं कि ये तो आप, पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया, ये कोर्ट में जाएगा मामला, और वहां पर ये मामला स्थापित होगा कि वाकई ऐसा हुआ है, सबूत रखे जाएंगे, उस पर जिराय होगी, और फिर अगर ये दोषी पाए जाते हैं, कन्विक्ट होते हैं, तो सजा होगी। लेकिन उससे पहले ये जो बुलडोजर कार्रवाई होते हुए देखी जाती है, इसको लेकर ये लगता है कि अगर देखिए ये एनक्रोचमेंट हुआ है या गलत तरीके से मकानों का निर्माण हुआ है, तो सारे घर चिन्हित किए जाएं, इस तरीके की जितने उनको तोड़ा जाए। अचानक एक घर जिसने अभी अभी कुछ किया है, तो ये लगता है कि फिर कोर्ट क्या करेगी? नहीं, सुनिए, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। यदि एक अपराधी ने अपराध के अलावा अवैध कब्जा भी कर रखा है और प्रशासन उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और पकड़ में आता है कि इसने अपराध और गुंडाई और लफाजी से वहां पर अवैध निर्माण तो ये कर आपने एक रखा है, बात कही, तो इसको लेकर ये महत्वपूर्ण बात है कि चोरी भी की है और फिर सीना जोरी भी कर रहा है। मतलब उसने पहले ही चोरी कर रखी है और उसके बाद जब वो अपराध करता है, उसके रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं, तो पता चलता है इसके ट्रैक में तो सब कुछ गड़बड़ है, तो जो दुरुस्त किया जा सकता है वो किया जाए। एहसन सिंह साहब, ये बातें अगर हो रही हैं, अगर ये प्रोसीजर के हिसाब से, क्योंकि अगर इसमें गलत होता तो खुद बैरिस्टर हैं असदुद्दीन ओवैसी, अभी इस तरह के केस इन पॉइंट ले जाके वो सुप्रीम कोर्ट में जाते, लड़ते कि देखिए इनका घर गलत तरीके से गिरा दिया गया, क्यों गिराया गया, तो कोर्ट निश्चित रूप से उसको रिस्टोर कराती। तो इधर आकर सामने पॉलिटिक्स करना और स्टेटमेंट देना, सिर्फ किसी को लेकर अगर आपको इतना दर्द हो रहा है तो ले जाइए और कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़िए, ये क्यों नहीं दिखाई देता? देखिए दिनेश जी, पहले हसन सिंह साहब बोलना। दिनेश जी देखिए, ओवैसी साहब क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, उनको खुद भी जानकारी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला देता है तब भी वो कहते हैं बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। उनके भाई कहते हैं 15 मिनट की छूट दे दिया जाए जब योगी मोदी नहीं रहेंगे। तो ऐसे ओवैसी साहब को, हालांकि वो बैरिस्टर हैं लेकिन कानून के विपरीत ही बात करते हैं। आप बताइए कि अगर किसी व्यक्ति के घर में 110 गाय पाई जाती हैं और वो गुनाहगार होता है, उसको धर्म से नहीं जोड़ेंगे। मैं तो कह रहा हूं दिनेश जी, अगर ओवैसी साहब को धर्म से जोड़ना है तो वो जोड़ के बताए ना। कश्मीर के बारे में कहना चाहिए, जहां पे एक पोस्टर लगाया जाता है कि सिर्फ एक धर्म को अपनाइए और बाकी धर्म के लोग छोड़ दीजिए, उस पे एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। जब दिल्ली में अगर कोई गुनाहगार, मैं तो उसको धर्म से नहीं दिनेश जी कह सकता हूं कि वो किसी धर्म का था जो तेजाब किसी के ऊपर फेंक देता है, जो वैष्णो देवी में यात्रा करके आता है, वो मैं धर्म से नहीं कहूंगा कि एक धर्म ने दूसरे धर्म पर अटैक किया। एक गुनाहगार ने एक गुनाह किया, उसको गुनाहगार न मानते हुए धर्म मानते हैं, ये ओवैसी साहब की दिक्कत है। आप बताइए, 110 गायें अवैध रूप से आपके घर में पाई जाती है और अवैध जगहों पर अगर आप निर्माण किए हैं, वहां पे संस्थाएं जाती है, वो देखती है कि अवैध निर्माण है, तो निश्चित तौर पर वो ढाया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कानून अपनी कार्रवाई करती है और कानून गुनाह पे कार्रवाई करती है, धर्म पे कार्रवाई नहीं करती है। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज के पास एक बार जाने दीजिए। कानून धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि कोई केस ऐसा है जिसमें धर्म देखकर काम किया गया है, तो अदालत के रास्ते खुले हैं, आप वहां जाकर काम अपनी बात कह सकते हैं। इसमें ये स्टेटमेंट्स क्यों दिए जा रहे हैं रंगरेज साहब, जो समाज की सौहार्द के लिए खराब हो सकते हैं? देखिए दिनेश जी, हम ये जो लड़ाई है ना सर, ये लड़ाई हम जमीन से लेके और अदालत तक लड़ रहे हैं। और खास तौर से जो मुसलमानों के जो मकानों पर जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, जो हिंदू अपराधी होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती बुलडोजर की कार्रवाई? और मैं तो बुलडोजर के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर बुलडोजर की ही कार्रवाई होनी है तो फिर तो सारी अदालतें, क्योंकि इंसाफ तो जो है। नहीं, एक सेकंड, ये बात आपने महत्वपूर्ण कही है। ये सूर्या मैथिल से इसका जवाब ले लूं मैं। कहीं कोई अपराधी ऐसा भी तो दिखाई दे जो हिंदू हो, जिसने कोई अपराध किया हो, अभी आरोपी हो, और उसका घर गिराया जाए ये चिन्हित करके कि घर भी गलत तरीके से बनाया हुआ था, इंक्रोच किया हुआ था। नाम दे देता हूं जी मैं। हाँ लीजिए, नाम लीजिए रंगरेज साहब, नाम लीजिए। रामनगर में प्रिंस, उसके अलावा रामगढ़ ताल में अमित, पीपीगंज में परवेज, गुलरिहान में संतोष यादव। एहसन सिंह साहब, आपसे नहीं, सूर्या मैथिल जी से सवाल है प्लीज।
जी सुन लीजिए, मैं नाम बता रहा हूं किन किन के घर पे बुलडोजर भी चला है, किन की संपत्तियां है वो कुर्क हुई हैं। कैंट में चंदन चौहान के संग प्रदीप सिंह, सुधीर सिंह, रणदीप सिंह की 200 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई और उनकी प्रॉपर्टियों पे बुलडोजर भी चला। अरे सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, आप सुनिए, आपके जवाब दे रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं। नाम मांग रहे थे ना, नाम दे रहा हूं मैं। उसके अलावा रामनगर में प्रिंस को गोली मारी गई, उसके मकान के ऊपर बुलडोजर चला। रामगढ़ ताल में अमित के घर में बुलडोजर चला। पीपीगंज में परवेज के गुलरिहान में संतोष यादव की प्रॉपर्टी को जमींदोज किया गया। और मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत सारे जो है उदाहरण हैं जहां पर धर्म देखकर कार्रवाई नहीं नाम भी मिले। अब मैं आपको अगर हिंदू नाम, अभी उनकी लिस्ट लंबी है लेकिन रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो जाएगा वरना। और अभी हमने जो सवाल पूछे थे उसको रुझान भी आने लगे हैं, आप सभी के लिए रुझान भी रख रहा हूं। मैथिल साहब, आपका इशारा देख रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा। जरा देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। बुलडोजर एक्शन के मामले में इसके बहाने से मुस्लिमों को भड़का रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ज्यादातर लोग 85% से ज्यादा लोग कह रहे हैं हाँ ओवैसी भड़का रहे हैं। ओवैसी अपनी पुरानी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 13% लोग कह रहे हैं, और सबसे कम लोग कह रहे हैं नाइंसाफी के खिलाफ बोल रहे हैं, 1.6, एकदम कम। ये अब दूसरा सवाल देख लीजिए, उसमें रुझान क्या कह रहे हैं। क्या ओवैसी की राजनीति कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने वाली है? 73.5% लोग कह रहे हैं बिल्कुल ये कट्टरपंथ को बढ़ावा देगा। सिर्फ मुस्लिम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं 25.2% लोग मानते हैं नहीं ओवैसी तो सच्चाई सामने ला रहे हैं, ऐसा कहने वाले भी हैं, लेकिन कितने हैं? 0.9%। अब जरा देख लीजिए तीसरा सवाल। तीसरे सवाल के रुझान अभी तक क्या आए हैं? राहुल अखिलेश पर क्यों निशाना साधते हैं असदुद्दीन ओवैसी? दोनों को एहसान फरामोश बताने के लिए 16.6%, मुस्लिमों को अपनी तरफ खींचने के लिए कि ये वोटर हमारी तरफ आए सबसे ज्यादा 80.7% लोग ऐसा मानते हैं। और बीजेपी की बी टीम है AIMIM, ये भी कहने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी तादाद है सिर्फ 2%। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, देखिए अगर हम जनता को अगर कहीं नाइंसाफी हो रही है और हमारी पार्टी के सदर साहब अगर उन बातों को जो है लोगों के सामने ला रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो इससे और ऐसे पोल से हम कोई जो है रंगरेज साहब, एक बहुत 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 छोटा सा सबमिशन है आपके सामने कि अगर आपको लगता है नाइंसाफी हो रही है तो हिंदुओं को लेकर भी जाइए कि इनके घर भी यहां तोड़े गए हैं, ये गलत हुआ है। अगर आपको लगता है नाइंसाफी हो रही है, मुसलमानों का नाम लेकर ऐसा क्यों किया जा रहा है? नंबर एक। नंबर दो, अगर आपको लगता है कि घर उन्हीं के तोड़े जा रहे हैं जिन्हें घर गलत तरीके से बनाए हुए थे, फिर फर्दर उन्होंने कुछ गलत किया तो उनके रिकॉर्ड खंगाले गए, तो ये बात भी उजागर हो गई। अगर ऐसा आपको लगता है तो कम से कम इस बारे में इस तरीके की बयानबाजी मत कीजिए मुसलमान वाली। और फिर भी आपको लगता है तो तीसरा ऑप्शन है, आप अदालत जाइए। देखिए दिनेश जी, हमारी एक बात है कि हम अदालत भी जाएंगे और जमीन पे भी उनकी बातों को और उनके हकों और हकूक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और मुसलमानों की बात करेंगे, तो उसमें दिक्कत किसी को क्या होनी चाहिए? अगर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, किसी तो फिर आप सेकुलर कहां रह गए? नाइंसाफी होगी, आप तो नाइंसाफी की बात कीजिए ना। मुसलमानों के साथ नाइंसाफी क्या स्टेटमेंट है आपका? दे दिया जाता है यूपी की सरकार में। अरे दिनेश गौतम के साथ नाइंसाफी होगी तो आप आवाज नहीं उठाएंगे क्या? मार दिया जाता है। अरे दिनेश गौतम के साथ नाइंसाफी होगी तो आवाज नहीं उठाएंगे? मुझको पहले दानिश होना पड़ेगा तभी आवाज उठाएंगे। दिनेश भाई, दानिश होने के बाद में कुछ गलत भी कर सकता हूं, उसमें आप मुझको प्रोटेक्ट करेंगे। अरे अभी मध्य प्रदेश में देख लीजिए, अभी तक एक नहीं जवाब नहीं मिल रहा है। सूर्या मैथिल कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। और हाजी नाजिम, मैं उसके पास आपके पास आता हूं, आपकी आवाज फुल बढ़ाऊंगा तब आप अपनी बात कहिएगा। जी सूर्या मैथिल। देखिए दिनेश जी, ये दोनों के दोनों आज बैठे हुए हैं, दोनों ही मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं और दोनों ही आज अपना त्योहार मना रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये बार बार चिल्लाते हैं छाती पीट पीट के आतंक का कोई धर्म नहीं होता, तो आज इस पवित्र दिन पर ये दोनों यहां घोषणा करें कि जो भी आतंकवादी पकड़ा जाएगा, मुठभेड़ में मारा जाएगा, ना तो मुस्लिम समाज उसको कफन का कपड़ा देगा और ना ही दफन की मिट्टी देगा, उसको जलाने के लिए बोला जाएगा ताकि उसका धर्म उसके अंतिम क्रियाक्रम से ना पहचाना जाए। पहली चीज। दूसरी चीज, ये अभी बोल रहे थे कि हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे, तो बताओ ना भैया, कौन सा केस दायर किया है बैरिस्टर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में? आप तो प्रवक्ता हो, नाम बताओ एक भी जो केस है। हो सकता है उनके पास भी लिस्ट हो। बहुत सारी चीजें एक साथ मत कहिए वरना खो जाएंगी। क्या आप आतंकवादियों को इस लिहाज से कि उनका धर्म क्या है प्रोटेक्ट करना बंद करेंगे? नंबर एक। नंबर दो, आप कितने मामलों को लेकर अदालत गए हैं रंगरेज साहब? देखिए सबसे बड़ी बात तो दिनेश जी, सीएए के कानून को जो है सबसे पहले जो है हमारे साहब ने उसको पूछा, आम गया है, आप जवाब इमली का दे रहे हैं साहब। खिलाफ जो है अदालत भी गए। नहीं अब एक सेकंड। हाँ एसएन सिंह साहब, आपको मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक बार हाजी साहब के पास जाऊं। आप भी कुछ कह रहे हैं बड़ी देर से, इसमें किस बात पर आपको सब्सटेंस लग रहा है? और दूसरे, क्या आप भी
मुसलमानों की ही पॉलिटिक्स करते हैं या आप देश के नागरिक की पॉलिटिक्स करते हैं? देखिए हम दिनेश भाई देखिए, आपने सवाल मुझसे पूछा या अंग्रेज साहब से? आप ही से पूछा है सर। हाँ दिनेश भाई देखिए, हम अपने भारत के हर नागरिक के साथ खड़े हुए, हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए, लेकिन जिस तरीके से बात अभी कही, इन्होंने ये कहा कि हिंदुओं के घरों पे भी बुलडोजर चले, इन्होंने नाम भी गिनवाए। अरे सुन लीजिए, यदि आतंकवादी का, अरे सुन लीजिए, उसके भी बता, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, पहले अभी जो मौलानाओं की हत्या करी गई है उनको अभी तक चिन्हित करके उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया गया क्योंकि वो मुसलमान वाले मुसलमान थे। और सुन लीजिए, हम ये कहते हैं कि आतंकवादी का कोई भी धर्म नहीं होता, आतंकवादी है, इस बात का वादा कीजिए, उसको मुस्लिम समाज बहिष्कार देखिए, आप मुसलमानों को आतंकवादी देखते हैं, ये बिल्कुल शर्मनाक हरकत है आप लोगों की। हम बार बार इसी बात को कहते हैं कि देश के अंदर मुसलमान मजबूती के साथ देश को नहीं। अरे नहीं, उन्होंने बड़ी सीधी सी बात कही थी नाजिम खान साहब कि अगर कोई कन्विक्ट होता है आतंकवादी के तौर पर, वो पहचान, उसके खिलाफ सबूत पूरा स्टैब्लिश करते हैं कि वो आतंकवादी है और उसको सजा होती है, तो कम से कम बाद में आप उसके लिए, वो लोग, कई लोग आप देखते होंगे, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, कि छाती पीटते हुए आ जाते हैं, कफन और दफन की तैयारी करने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो बॉयकॉट होना चाहिए ना, कहना चाहिए कि कोई मजहब नहीं होता आतंकवादी का। उसके समर्थन में क्यों लोग आकर खड़े हो जाते हैं? सुन लीजिए दिनेश भाई, देखिए, हमने पहले भी कहा कि आतंकवादी होता है, आतंकवादी के हमेशा हम खिलाफ है। जो देश के अंदर अगर मानवता को नुकसान पहुंचे, हम चाहते हैं। अरे सुन लीजिए, अरे मैं तो कहता, अरे सुन लीजिए, जो देश के अंदर आतंकवादी को, एहसन सिंह साहब, आपकी जानकारी में होंगे कितने केसेस हैं ऐसे कोर्ट में जिसमें AIMIM ऐसे केसेस को लेकर कोर्ट गया हो कि गलत गिरा दिया घर? दिनेश जी, दरअसल कोर्ट जाएंगे नहीं ना, इनको तो धर्म की राजनीति करनी है। दिनेश जी, 2-4 सवाल पूछना था। क्या हैदराबाद में अगर इस तरह का कार्य होगा, इनके लोकसभा में इस तरह से कार्य होगा, तो क्या वहां धर्म देखेंगे या कानून देखेंगे, गुनाहगार देखेंगे या कानून देखेंगे? मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक मौलवी एक अकेली जाती हुई लड़की के साथ गुनाह करता है, उसको छेड़ता है, उस पर कार्रवाई होता है, हम उसको गुनाहगार माने या मुस्लिम मांगे? कश्मीर में, अभी जम्मू में एक लोग वैष्णो देवी की यात्रा करके बस आ रही थी, हम ये माने कि मुसलमानों ने आक्रमण किया या हम गुनाहगार माने? हम ये मानकर चले कि उत्तर प्रदेश में अभी कुछ महिलाओं के ऊपर तेजाब फेंके थे लोग, क्या उसको मुस्लिम मानकर चले या गुनाहगार मानकर चले? राजस्थान में जो गला काटा, उसको हम गुनाहगार मानकर चले या मुस्लिम मानकर चले? अंग्रेज साहब, हम तो यही कहेंगे। अंग्रेज साहब, और एक ऐसा स्टेटमेंट भी तो आता जहां पर यह कहा जाता कि हिंदू भाइयों की भावनाओं का ख्याल रतलाम में रखा जाना चाहिए था और ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिए था। ये स्टेटमेंट भी तो सुनते हैं हम जरा AIMIM के मुंह से, तो पता चलता कि सेकुलर स्टेटमेंट्स रखते हैं। मैं आपके मंच पे और इतने बड़े टीवी चैनल के मंच पे, राष्ट्रीय चैनल के मंच पे ऐसी घटनाओं का कंडेम कर रहा हूं। और मैं एक बात और कह रहा हूं दिनेश जी, तो अंग्रेज साहब, आप ये मानते हैं कि AIMIM के सबसे बड़े नेता ये ठीक नहीं कर रहे हैं कि ये बातें नहीं उठाते हैं? आपने देखिए, आपने ये दयानतदारी दिखाई, आपने कहा ये बात गलत है। नहीं, जो गलत है उसको हम भी गलत कहते हैं। लेकिन वो तो नहीं कहते कभी। एक भी स्टेटमेंट बता, सुन तो लीजिए दिनेश जी, आप मेरी बात ही नहीं पूरी। उधर से वो एहसन सिंह साहब प्लीज, अब सुनिए जरा अंग्रेज क्या कह रहे हैं। कश्मीर में उतनी बड़ी घटना होती है। एहसन सिंह साहब प्लीज, हाँ कहिए। देखिए दिनेश जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हम हर एक उस मुद्दे की और उनकी आवाज बनना चाहते हैं जो दलित है, OBC है, पिछड़े हैं और मुस्लिम भी हैं। आप ये बताइए, जब पूरी कैबिनेट में मोदी जी की तीसरा टर्म है उनका, एक भी मुसलमान सांसद उनकी में नहीं है और एक भी कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं है। सच्चर कमेटी की सिफारिशों को ये भाजपा जो है लागू नहीं करती। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए अंग्रेज साहब कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बड़े मुश्किल से इस बार हैदराबाद की सीट बची है। पहले लग रहा था कि AIMIM अपना एक्सपांशन करेगी, अब देखिए सिक उड़ रही है फिर से। तो ये तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि गलत हो रहा है। बात दूजे की हो तो शोर बहुत आता है भैया। जब कभी इनके धर्म के लोग किसी पर गुनाह करते हैं तब नहीं बोलते हैं, इनको तब भी बोलना चाहिए। गुनाहगार को गुनाहगार तो मानिए। एहसन सिंह साहब को शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है क्योंकि वो लगातार बोलते जा रहे हैं। मैं सूर्या मैथिल के पास जा रहा हूं एक आखिरी रिमार्क लेने के लिए। सूर्या मैथिल, सवाल यह है कि इस तरीके की पॉलिटिक्स को, देश का अगर संविधान कहता है कि ये देश जो है सेकुलर देश है और अगर ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो आप लोग भी तो अदालत जाने के लिए स्वतंत्र हैं ऐसे स्टेटमेंट को लेकर। धन्यवाद। देखिए गौतम साहब,
सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है और जनता की अदालत ने इस बार तो भी आप ये जवाब सोचते दिया हैं कि कि इस तरह के जो है स्टेटमेंट ये सूट करते हैं, इसलिए जनता की अदालत में जाने देना ना चाहिए? ना ना, जनता, ये देश जो है वो जनता से है, भारत की जनता से है। इस देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्येय रहा। हम लोग वोटों की पॉलिटिक्स नहीं करते। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं कि अगर ये स्टेटमेंट्स गलत हैं तो इनको लेकर अदालत क्यों नहीं जाया जाता? कि ऐसे स्टेटमेंट पर रोक लगनी चाहिए? आप देखिए ना, इन्होंने धमकाया था ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, क्या हुआ था? पुलिस कोर्ट में केस चल तो रहा है, वहां माफी मांगते घूम तो रहे हैं, और यहाँ पर एआईएमआईएम के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं। और इनको बोलिए कि भैया आप नए नए प्रवक्ता बने, अपनी पार्टी लाइन से अलग हटेंगे तो आपकी कुर्सी खींच ली जाएगी। जाके पहले बैरिस्टर साहब को समझाओ, उनके कान में फूंको कि अरे भैया, अरे आपको इसके लिए तारीफ करनी चाहिए कि पार्टी लाइन का ख्याल रखे बगैर उनका दिल जो कह रहा है वो कह रहे हैं, बाकी तो जो उनको भुगतना होगा वो भुगत ही लेंगे। बहुत धन्यवाद कर रहा हूं आप लोगों का मेरे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे वो पॉइंट्स निकल कर आए होंगे जो इस संदर्भ में जनता का मूड मीटर क्या कहता है उसको और स्पष्ट रूप से देश का मूड मीटर आज क्या कह रहा है वो आपने देखा। देश के मूड मीटर के शो के सरप्राइज एलिमेंट की भी बात कर लें। इस स्पेशल शो में वोट करने वाले लकी वोटर्स जिन्हें इनाम मिलने वाले हैं उन्हें भी आप देख लीजिए। मूड मीटर के आज के 4 लकी वोटर कौन है? गुलाब सिंह है मध्य प्रदेश से, मंजुलता श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश से, रोहन महाराष्ट्र से और राकेश पांडे झारखंड से। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इनाम बहुत मुबारक। तो यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आज देखा आपने देश का मूड मीटर और आगे खबरों का ताजा सिलसिला, कहीं जाइएगा मत।